Hello student, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ क्या होता है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर के बेस पर कैसे कंसेप्ट में आई। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है और एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक कहने का रीज़न क्या है, ये सारी बातें हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि एस ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, पी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, डी के लिए और एफ के लिए, क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, नीट में, जेई में, ठीक है, आपके एकेडमिक लेवल पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोगों ने ये तो देख लिया था कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड हम लोगों ने करी थी। एक एस ब्लॉक, एक ब्लॉक को बोला था हमने एस ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक को बोला था हमने पी ब्लॉक, ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक को बोला था हमने डी ब्लॉक और लास्ट वन को हमने बोला था एफ ब्लॉक। आज इन चारों ब्लॉक्स की मैं साइड में छोटे छोटे इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा जगह बच जाए, सारे ब्लॉक्स की 1 बाय 1 स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक से। तो एस ब्लॉक, ये तो हमें पता लग गया कि एस ब्लॉक किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी मैं यहाँ लास्ट साइड में बना देता हूँ, छोटा सा डिज़ाइन बना देता हूँ पीरियोडिक टेबल का, ताकि हम लोग यहाँ हल्का हल्का सा रिव्यू भी ले पाएँ लास्ट वीडियो का, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में भी क्या कि हमारे एस ब्लॉक में केवल 2 ही ब्लॉक होते हैं, एक हाइड्रोजन वाला और एक बेरिलियम वाला, ठीक है। और यहाँ 6 ग्रुप होते हैं, ठीक है, 6 ग्रुप होते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। यहाँ हीलियम होता है हमारे पास, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। वहीं पर मैंने लास्ट बताया था कि यहाँ मिड में यहाँ 10 ग्रुप इस तरीके से होते हैं, जो अभी मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ आपको बस हल्का सा रिव्यू देने के लिए। उसके बाद हम आगे डिस्कस कर लेंगे कंप्लीट बात। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 ग्रुप होते हैं। इस तरीके से हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन होती है, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूँ तो आगे भी एलिमेंट्स होते हैं जो हम एफ ब्लॉक में रखे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरीके से एफ ब्लॉक होता है, ठीक है, एफ ब्लॉक। तो ये मैंने छोटा सा डिज़ाइन इसलिए बना दिया कि हम लोग पता लगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अभी हम किसके स्टडीज़ कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स की, एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, ठीक है, और लास्ट में कौन सा होता है, फ्रेंशियम होता है। यानी है, ली, ना, की, रब से फरियाद, इस तरीके से याद करते हैं। अब चलिए एस ब्लॉक की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट स्टडी में हम लोग यूज़ करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इस ग्रुप का बनेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का, वो होगा NS1 to 2, माइनस नहीं है ये, 1 से 2 से 1 to 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिथियम का सपोज करते पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 19 में 1s2 2s2 2p6 3s2, 19 है 3s2 3p6 4s1, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बेरिलियम होता है, फिर उसके बाद कौन होता है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम होता है, स्ट्रॉन्शियम होता है, बेरियम होता है, रेडॉन होता है, ठीक है। यहाँ से हम मैग्नीशियम का ले लें तो मैग्नीशियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12, और 12 के लिए लिखूँ तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप में मैंने इस वाले ग्रुप में एक एलिमेंट लिया और इस वाले ग्रुप में एक एलिमेंट लिया और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो आप देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, n। तो ये तो n हो गया, इसके लिए ये n है, इसके लिए ये n है, और ये क्या है, s। या तो इस ग्रुप में क्या हुआ, S1 में भरा, या फिर इस ग्रुप के लिए सारे एलिमेंट में कहाँ जाएगा, S2 में जाएगा। तो हमने क्या लिखा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2। अब अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ फिट करूँ तो यहाँ n कितना है, 3, S कितना है, 2, तो यह बन गया। अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को इसमें फिट करूँ तो n कितना है, 4s1, ठीक है। तो यानी या तो इन एलिमेंट का, इस ग्रुप का और इस ग्रुप का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 1 से 2, या तो NS में एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा। इन एलिमेंट्स के लिए 1 होगा, इन एलिमेंट्स के लिए 2 होगा। तो ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको याद होना चाहिए, NS1 N2 दोनों ग्रुप के लिए कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगी ऑल द एलिमेंट्स या ऑल द सॉफ्ट मेटल्स आर present in this group, in this block। मीन्स इस ब्लॉक में जितनी भी मेटल्स होती हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, इन मेटल्स को क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक की मेटल्स को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, सॉफ्ट मेटल्स बोला जाता है। और कुछ मेटल्स तो ऐसी इतनी सॉफ्ट होती हैं कि वो नाइफ से कट जाती हैं, जैसे आपने पढ़ा था सोडियम, तो सोडियम क्या है, नाइफ से कट जाती है, इतनी सॉफ्ट मेटल है। तो क्या है, दीज ऑल आर सॉफ्ट मेटल्स। तो ये इनकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि एस ब्लॉक की मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स की तरह काउंट होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो देखिए अब कोई चीज़ सॉफ्ट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा क्योंकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, और कोई चीज़ सॉफ्ट है तो उसका बॉइलिंग करें तो उसका बॉयल भी वो जल्दी हो जाएगा। तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इन मेटल्स का बहुत कम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री स्टेट इन नेचर। मीन्स ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती हैं। फ्री स्टेट का मतलब समझ रहे हो कि ये अकेली सोडियम मिल जाए आपको नेचर में, लिथियम मिल जाए, पोटेशियम मिल जाए, नहीं, ये किसी के साथ कंबाइंड रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस ग्रुप के आउटर मोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस ग्रुप के आउटर मोस्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मेटल के केस में होता है कि जिस मेटल के आउटर मोस्ट में जितने कम इलेक्ट्रॉन, वो उतनी जल्दी उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, और अगर कोई मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा उतना हाईली रिएक्टिव होगा। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और नेचर में फ्री स्टेट में अकेले नहीं रहते हैं, किसी के साथ कंबाइंड होके ही रहते हैं। तो हमने लिखा दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल एंड डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री स्टेट इन नेचर, नेचर में फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं। अब नेचर में फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं और इनकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हाईली रिएक्टिव है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी को आगे बढ़ाएं, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेज on moving top to bottom, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, यानी इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है कैसे, ऊपर से नीचे आने पे। अगर मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मैं कहूँ कि हाईली रिएक्टिव कौन है, ये या ये, तो जो जितना नीचे उतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव। क्यों? तो इसको अभी हम इसका आंसर अभी थोड़ा सा चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो सब चीज़ों के आंसर वाई के फॉर्म में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी क्या है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे चलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है जो खुद हो जाए ऑक्सीडाइज्ड, जो इट सेल्फ हो जाए ऑक्सीडाइज्ड, जो अपने आप को कर ले ऑक्सीडाइज, इट सेल्फ क्या हो जाए वो ऑक्सीडाइज्ड, और दूसरे एलिमेंट को कर दे रिड्यूस, उसका करा दे रिडक्शन, तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और मेटल के अंदर यही तो नेचर होता है। आप देखिए अगर चार्ज वाइज अगर आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे सोडियम है तो सोडियम के पास 281 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा तो ये Na+ बन जाएगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है कि जब चार्ज इंक्रीज़ होता है, देखिए किसी एलिमेंट पर चार्ज है 0, सोडियम पर चार्ज है 0, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इस पर आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 0 से 1 पॉजिटिव। जब चार्ज इंक्रीज़ होता है, जब किसी एलिमेंट का चार्ज इंक्रीज होता है आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, कैसे भी एनी हाउ, अगर चार्ज इंक्रीज का केस बन रहा है, तो अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो उस एलिमेंट का हो जाता है ऑक्सीडेशन।
तो आप खुद देखिए इन सारी मेटल्स के अंदर क्या है टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगी तो सबका चार्ज बढ़ेगा, और अगर सबका चार्ज बढ़ेगा तो उनका क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ने का मतलब है उनका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इनका इटसेल्फ हो जाता है ऑक्सीडेशन, और जब इनका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये दूसरे को क्या कर देती हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट होकर उसको कर देंगे रिड्यूस, तो क्या हो जाएगा, ये कैसी है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर दिखा रही हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ही एस ब्लॉक की होती हैं। और तो ऑलमोस्ट एक प्रॉपर्टी चलो और कवर करते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, they are good conductor of heat and electricity, they are good conductor of heat and electricity, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के हीट के भी बहुत अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों बहुत अच्छे से पास होती हैं। तो इस तरीके से एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। मैं हट जाता हूँ एक बार, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एस ब्लॉक के बाद डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ को, देख लीजिए आप इनको। तो चलिए होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्या क्या होगा उनका, तो वो हम सारी बातें अब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ को। तो पी ब्लॉक यहाँ हम चेंज कर देते हैं, इसको हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कौन सा होता है स्टूडेंट, ये वाला। पी ब्लॉक में कितने हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के एलिमेंट को पी ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक को भी थोड़ा फिल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। तो पी ब्लॉक को जब फिल करेंगे तो यहाँ होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। याद कैसे करते हैं, बाबा आलम गए इंडिया थाईलैंड, या बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। काशी गए सन पंडित, ठीक है। फिर यहाँ आता है नाना पाटेकर, असरानी सब बेकार, ठीक है। ओमो सोमो से टेलीफोन, इस तरीके से लर्न कर लेते हैं। फिर यहाँ होता है फूलों की बहार आई आंटी, फिर ये क्या होता है हीना नीना, ये HE है, सॉरी HE है ना, हीना नीना NE, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो इस तरीके से हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इस तरीके से ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। और पी ब्लॉक के एलिमेंट में जनरली अभी हम इनकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है स्टूडेंट, वो होता है NS2 NP126, NS2 NP126, यानी जब भी इन एलिमेंट्स का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो N जो होगा, जो लास्ट वाला शेल होगा वो पूरा भरेगा, उसके अंदर S2 के 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। P में या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी एक एलिमेंट को उठा लेते हैं, एल्यूमिनियम उठा लेते हैं, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है। यहाँ से लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो 3s1 कितना हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, और 3p1, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए, 10 और 2 12 और 1 13। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के बाद मैं इस ग्रुप से उठाता हूँ, सपोज करते हैं फॉस्फोरस कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। और इसी तरीके से सपोज करो क्लोरीन लें, तो क्लोरीन के लिए क्या होगा, एटॉमिक नंबर 17 और कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। वहीं नियॉन लूँ तो क्या होगा, 10 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 2p6। तो इन शॉर्ट हम क्या देख रहे हैं कि क्या हुआ कि यहाँ भी P में इलेक्ट्रॉन गया लेकिन 1, यहाँ भी P में इलेक्ट्रॉन गया, और ये NS देखो ये N है तो इसको लिख दिया NS2, और ये हो गया NP1, तो कॉन्फ़िगरेशन ये है NS2 NP1। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बना जनरल, ये आगे वाला नंबर N होता है तो इसको लिख दिया NS2 NP3। इसके लिए क्या बना NS2 NP6, इसके लिए क्या बना NS2 NP5। तो मैंने क्या कहा 1 to 5, P में 1 to 5 1 to 6 जाएंगे, यहाँ पर 1 गया है, यहाँ पर 3 गए हैं, यहाँ पर 5 गए हैं, यहाँ पर 6 गए हैं। अगर मैं सिलिकॉन लेता तो कितने जाते, 2 जाते, यहाँ लेता तो 4 जाते। तो इस तरीके से इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है स्टूडेंट, NS2 NP1 to 6, 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कौन से ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के केस में, तो हम पी ब्लॉक में क्या कहते हैं कि दिस ब्लॉक includes
दिस ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल्स कोमा नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स मीन्स ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनमें मेटल्स भी होती हैं, इनमें नॉन मेटल्स भी होती हैं और इनमें मेटलॉइड्स भी होते हैं। जैसे मेटल की बात करूँ तो आपने पता है एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है, सेलेनियम, इनकी बात करूँ तो ये सब क्या है, ये मेटलॉइड है। मींस मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरीके से इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर मोस्टली कोवलेंट इन नेचर। दे आर मोस्टली कोवलेंट इन नेचर। अब कोवलेंट इन नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों, आप 10th में पढ़ के आए हो। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स जहाँ पर एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होती है और जब दो नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बराबर की साझेदारी। और जब जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड और ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल छोटा सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे N2 का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, N2। तो इसका नेचर कैसा है, ये कोवलेंट है या आयोनिक है, तो बच्चों ये कोवलेंट है। क्यों? क्योंकि जब दो नाइट्रोजन ने आपस में कंबाइंड हुए होंगे तो दो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में, पहले नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी स्टेबल होने के लिए और इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी स्टेबल होने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये कितने हो जाएंगे, 8। इसी तरीके से नाइट्रोजन, इसने इसको 3 दिए तो इससे वापस 3 लेगा, शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपस में तो बराबर की साझेदारी कर रहे हैं, तो 3 इसने ले लिया, दोनों का हो गया ऑक्टेट फुलफिल। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो बॉन्ड हो गया ट्रिपल बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, कोवलेंट कंपाउंड। तो यही मैंने लिखा है कि दे आर मोस्टली कोवलेंट इन नेचर, कि जब पी ब्लॉक के एलिमेंट से ही रिएक्ट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसका ये हो गया। अब एक प्रॉपर्टी हमने ये कवर कर ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी। कोवलेंट के बाद अगर मैं बात करूं तो दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, अभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट इतना क्लियर नहीं होगा, हम लोग रिडॉक्स चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। अभी जो मैं आपको बता रहा था ना कि जैसे Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक्चुअल में किसी एलिमेंट के, अभी बस आप इतना समझिए कि किसी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, और चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके आता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करके आता है। ठीक है, तो जो भी चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट, बहुत सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कई बार फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं, सारे नहीं होते हैं। ठीक है, तो दे रेयरली शो कह सकते हैं हम, दे रेयरली शो। ठीक है, दे रेयरली शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, रेयरली नहीं कहेंगे, वैसे तो करते हैं, कोई नहीं, दे शोज ऐसे लिख लो आप, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी फॉलो करता है, फॉस्फोरस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी फॉलो करता है। मींस फॉस्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड भी बना सकता है। इसका मतलब ये होता है। ब्रीफ तो अभी हम जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद क्या होता है, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का हूँ तो होता है ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ऑक्साइड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर एसिडिक इन नेचर। आप लोगों ने बच्चों 10th में भी पढ़ा होगा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक होते हैं। जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड का मतलब, जैसे बहुत कॉमन ऑक्साइड आप लोग जानते हैं, कार्बन का ऑक्साइड, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये है नॉन मेटल और ये है ऑक्साइड, तो क्या बन गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड। और हमने कहा ऑक्साइड ऑफ पी ब्लॉक, ये दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट और ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये जो ऑक्साइड बना है ये नेचर में कैसा होता है, एसिडिक नेचर में होता है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन सकता है। ये सब कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। तो पी ब्लॉक के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी ऑक्साइड का नेचर हमें कैसे पता लगेगा कि एसिडिक है। सर आपने कह दिया एसिडिक है, हम कैसे पता करें एसिडिक है या नहीं है। तो अगर आपको किसी भी मेटल का ऑक्साइड या नॉन मेटल का ऑक्साइड का आपको पता करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आप उसके अंदर पानी मिला दो,
पानी को ऐड कर दो, वाटर को ऐड कर दो और एज इट इज़ ऐड कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं, अगर मैं इनका प्लस करूँ, जैसे मैथ में प्लस करते हैं, H2C एक है, O3 है, क्या बना H2CO3। अगर वाटर ऐड करके नीचे एसिड बना तो वो एसिडिक है, वाटर ऐड करके नीचे बेस बना तो वो बेसिक है। तो देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाला तो क्या मिल गया, एसिड, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसको पानी में डाल दूँ तो क्या होगा, H2SO4 बन जाएगा। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये एसिड आया तो इसका मतलब इसका नेचर एसिडिक है। इसी तरीके मेटल का ऑक्साइड सपोज करते हैं कोई हो, जैसे Na2O मेटल का ऑक्साइड होता है। अब मेटल के ऑक्साइड का नेचर पता करना है तो क्या करो आप, पानी डाल दो इसमें, पानी मिलाओगे तो क्या होगा H2, ठीक है। क्या अगर मैं सही से लिखूँ तो क्या आएगा Na2, ठीक है, O2 H2, ये होगा या नहीं होगा। अब इन देखो ये तो कोई ना एसिड होता ना बेस होता, हमने तो नहीं देखा, लेकिन इसमें सब में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा NaOH। और NaOH का मतलब क्या है, NaOH क्या होता है, बेस। तो ये मेटल का ऑक्साइड है और मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको वाटर में ऐड कर दिया जाए तो हमें पता लग जाता है कि वो एसिडिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं। क्लियर है, आप देख लीजिए इसको। चलिए, होप आपने ये भी देख लिया होगा। अब जब ये वाली बात देख लिया आपने तो इसके बाद क्या बारी आती है, तो इसके बाद बारी आती है कि इन फैमिलीज़ को भी कुछ नाम दिया जाता है। जैसे 13 ग्रुप में पहला मेंबर बोरोन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली बोला जाता है। वहीं पर इसका सेकंड मेंबर कार्बन है तो इसको बोला जाता है कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। आप इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली इसका जो नाम है उसका इनको बोला जाता है निकोजेंस, निकोजेंस, निकोजेंस बोला जाता है। 15th ग्रुप को क्या बोला जाता है, निकोजेंस। तो हम लिख सकते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट्स, 15 ग्रुप एलिमेंट्स कॉल्ड एज निकोजेंस। क्या बोला जाता है बच्चों, इनको निकोजेंस बोला जाता है। निकोजेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है सफोकेटिंग, सफोकेटिंग। सफोकेटिंग का मतलब ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फास्फोरस का कोई ऑक्साइड या फास्फोरस के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली दम घोटू से होते हैं, सफोकेटिंग, सफोकेशन करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, निकोजेंस। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, निकोजेंस। वहीं 16 ग्रुप के एलिमेंट को आप ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हो, क्योंकि पहला मेंबर ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली को एक और नाम दिया जाता है, दैट आर कैल्कोजेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को, 16th ग्रुप एलिमेंट्स कॉल्ड एज कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस। अब कैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है, तो बच्चों कैल्कोजेंस का मीनिंग होता है और फॉर्मिंग, और फॉर्मिंग। और फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, और आपने 10th में पढ़ा होगा मिनरल्स और ओर्स, है ना, जो धरती से मेटल और नॉन मेटल का जो भी कॉम्बिनेशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। और मिनरल्स से आसानी से जिससे मेटल निकाली जाए उसे बोला जाता है ओर। तो ये सारे के सारे ये ग्रुप के एलिमेंट ओर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन में धरती से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जितने भी ओर्स होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड है, लेड सल्फाइड है, वो सब क्या होगा, उनके अंदर ये सारे एलिमेंट होंगे। जैसे लेड सल्फाइड, ठीक है, जिसको जिंक सल्फाइड है, लेड सल्फाइड है, वो सब ओर हैं और उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस या फिर ओर फॉर्मिंग। वहीं पर ग्रुप 17 जो है, ग्रुप 17 बड़ा फेमस है और इसको क्या बोला जाता है, तो ग्रुप 17 को बोला जाता है एलिमेंट्स कॉल्ड एज हैलोजेंस। इनको हैलोजेंस बोलते हैं। अब हैलोजेंस क्यों बोलते हैं, तो हैलोजेंस का मीन होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग, यानी वो एलिमेंट जो सॉल्ट को फॉर्म करते हैं या सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको बोला जाता है हैलोजेंस। तो आप देखिए बड़ा कॉमन एग्जांपल है, जैसे Cl है, Cl भी तो इसी ग्रुप का एलिमेंट है और आपको तो हमारे घरों में कॉमन यूज़ होता है NaCl, सॉल्ट है या नहीं है। तो ये सारे कंपाउंड सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सी सॉल्ट समुद्रों में पाए जाते हैं, समुद्र में मिलते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, हैलोजेंस बोला जाता है। वहीं पर लास्ट ग्रुप की बात करें बच्चों, तो ग्रुप 18, ग्रुप 18 की बात करते हैं तो ग्रुप 18 कॉल्ड एज नोबल गैसेस। इनको बोला जाता है बच्चों नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों बोला जाता है, तो ग्रुप 18 में सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होता है, यानी इनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट फिल्ड होती है और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं और इनकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड होती है, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस और कई बार इन्हें इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। इनर्ट एलिमेंट और इनर्ट गैसेस बोला जाता है, इनर्ट एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो इस तरीके से
पी ब्लॉक की ये कंप्लीट स्टडी हो जाती है। अब जब एस ब्लॉक की स्टडी कर ली, पी ब्लॉक की स्टडी कर ली, तो यहाँ पर एक नोट बना के आप लोग लिख लें, स्पेस नहीं है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको कि एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक collectively called as, ठीक है, representative elements, collectively called as representative elements। बच्चों यानी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट को और पी ब्लॉक के एलिमेंट को किसी एक कंबाइंड नाम से उनको बोलना हो, एक कंबाइंड के नाम से बोलना हो, कंबाइंड एक नाम से बोलना हो, तो उन्हें क्या बोलूँगा, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, या नीट में या जेईई में ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 2 एलिमेंट इसमें से, 2 एलिमेंट इसमें से, कहीं से उठा के दे दिए, अगले ऑप्शन में 2 एलिमेंट इसमें से, 2 एलिमेंट इसमें से उठा के दे दिए, अगले ऑप्शन में 4 एलिमेंट इसमें से दे दिए, 4 एलिमेंट इसमें से दे दिए, और आपसे पूछा बताइए इनमें से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं। तो कौन से होंगे, जिसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के एलिमेंट जिस ग्रुप में होंगे, जहाँ पर वो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का होगा। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, मैं हट जाता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक और उसके बाद एफ ब्लॉक को भी बढ़ा लेंगे। तो देख लीजिए आप इसको, मैं हट जाता हूँ। होप आपने ये सारा कुछ देख लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और हम लोग बढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ओर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और आगे इनको कैसे पढ़ते हैं वो हम लोग डिस्कशन में लाने वाले हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए, डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में आके स्टे करेगा तो वो क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, वो क्या है, तो वो ये है कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एकेडमिक में आता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस, पी, डी एंड एफ, चारों ब्लॉक का। तो हमने 2 का लिखना सीख लिया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का था 1 से 2, पी ब्लॉक के लिए था S1 S2 एंड P1 -6, ठीक है। 1 -6 का मतलब 1 to 6। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन की। तो स्टूडेंट, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो कैसे लिखते हैं, n-1 D, 1 to 10 n 1 to 2, ये होता है डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। सर कैसे होता है, ये कैसे आया, ये तो बड़ा अटपटा सा है। तो चलिए बात करते हैं। पहले मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, यहाँ तो स्पेस ही बहुत कम है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, पहले वाले ग्रुप में 10 में ये होते हैं। अब मैं किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन उठाता हूँ, स्कैंडियम ही उठा लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो स्कैंडियम के लिए लिखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 4s2 3d1, ठीक। इसी तरीके से सपोज़ करते हैं आयरन के लिए लिखें, चलो कोबाल्ट के लिए लिख लेते हैं इस बार, ठीक है। कोबाल्ट के लिए लिखें तो कोबाल्ट का होता है 27, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। तो ये हो गया 4s2 20 तक भर दिया, उसके बाद क्या आएगा 3d7। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फॉलो कर रहे हैं। बाहर वाली शेल कौन सी होगी, फोर्थ शेल होगी बाहर वाली। भाई हमने ये तो सीखा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो बाहर तो n=4 ही होगा। तो बाहर वाली शेल क्या है, फोर्थ शेल। और बाहर से अंदर वाली शेल, अगर ये हमारी बाहर वाली शेल फोर्थ है तो अंदर वाली शेल को कैसे निकालूंगा मैं, अगर मैं इसको लिख दूँ n-1, बाहर वाली शेल की वैल्यू कितनी है, n=4, तो मैं यहाँ 4 रखूँ तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 आएगा या नहीं आएगा, तो वही आया 3। तो इसका मतलब क्या, ये कौन सी शेल है, ये एक्चुअल में n-1 शेल है आएंगे। तो पहले कौन सी आएगी, n-1 शेल। n-1 का मतलब n, बाहर वाली शेल फोर्थ है, n की वैल्यू 4 रखूँगा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा ना। n-1 D, अब D में मैंने क्या कहा, 1 to 10, 1 से 10 हो सकते हैं, 1 से 10, यहाँ कितने हैं, 7 आए, तो ठीक है 1 से 10 की रेंज में आएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी शेल है, n-1। फिर हमने क्या लिखा है n-1 के बाद, ns2 4s2, या तो 2 आएंगे या 1 आएगा, किसी केस में 2 भी आते हैं, किसी में 1 भी आते हैं। तो क्या हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन बना। अब मैं इस, यानी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था n-1 D, ठीक है, 1 to 10 ns2। जरा इसके लिए फॉलो करें। तो n हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, n=4 है, तो 4 लिख दिया।
S कितना है 2। अब N4 को मैं यहाँ पुट करूँ तो 4 - 1 D और कितने हो गए 7 और 4 - 1 क्या होगा 3D 7 4S2। यही कॉन्फ़िगरेशन आया या नहीं आया? चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, NS2 N - 1D 1 to 10 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, ये होता है, ये यहाँ भी फॉलो हो सकता है, हर जगह फॉलो होगा, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होता है। अब डी ब्लॉक का ये तो हुआ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट की बात करें तो ऑल मेटल्स आर हैवी इन नेचर। ऑल मेटल्स आर हैवी इन नेचर मीन्स ये जो जितनी भी डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं बच्चों, यहाँ पर जितनी हैं ये हैवी मेटल्स हैं, हैवी हैं, भारी हैं। इनका बॉइलिंग मतलब भारी का मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है। अब कोई हैवी है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो उनका क्या होगा, दे आर हैविंग, उनका मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्ट भी बड़े मुश्किल से होंगी और बॉयल भी, तो दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी इन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद दे ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। दे ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों, आप 12th में फर्स्ट बुक के NCERT की फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, K4FeCN6, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका होता है। इस ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तभी बनते हैं जब यहाँ पर मेटल कौन सी हो, डी ब्लॉक की हो। तो देखिए Fe कौन सी है, डी ब्लॉक की मेटल है, ठीक है। तो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जनरली जो इस डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी कंपाउंड बनाते हैं, मैक्सिमम कंपाउंड, दे जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। यानी इनके जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे कलर्ड कंपाउंड मिलेंगे। कुछ एग्जांपल आपको देता हूं जो आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कैसे कलर का होता था, ब्लू। आयरन सल्फेट कैसा होता था, ग्रीन। देखो यहाँ आयरन डी ब्लॉक का मिली, कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये क्या है, ये जनरली क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। मैक्सिमम कंपाउंड इनके क्या बनते हैं, कलर्ड होते हैं। क्लियर होती है बात। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कलर्ड कंपाउंड के बाद अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, कलर्ड कंपाउंड के बाद दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब बच्चों पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है, तो ये आप फर्दर फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पैरामैग्नेटिक नेचर का क्या होता है, कि अभी हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एनर्जी लेवल डायग्राम। जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गया, अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते समय इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गए, तो उसका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक, उस एलिमेंट का नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते समय सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में आ गए, पेयर बन गया सबका, तो वो नेचर होता है डायामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि ये एलिमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए जाएं या इनके कंपाउंड्स मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए जाएं, तो वो मैग्नेट के टूवर्ड्स थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं। और जो एलिमेंट या जो कंपाउंड मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उनको पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। वहीं डायामैग्नेटिक भी एक नेचर होता है। डायामैग्नेटिक क्या होता है कि वो कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते समय पेयरिंग हो जाए, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएं, और अगर वो पेयर्ड बन गए तो नेचर कहलाएगा डायामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उन कंपाउंड्स को या उन एलिमेंट्स को, तो वो क्या करते हैं, वो मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे नेचर को बोला जाता है डायामैग्नेटिक। तो मैक्सिमम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आगे की करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है, these are generally used as catalyst. कैटलिस्ट आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि कैटलिस्ट वो होते हैं दोज केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी
ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। मींस कोई रिएक्शन अगर 10 मिनट में होनी है तो कैटलिस्ट डालने पर वो रिएक्शन 2 मिनट में हो जाती है। तो उन एलिमेंट्स को जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं उनको क्या बोला जाता है? कैटलिस्ट बोला जाता है। और डी ब्लॉक के मैक्सिमम मेटल्स कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे आयरन है, Fe है, निकिल है, कोबाल्ट है, ठीक है, कॉपर है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। एक आपको रिएक्शन याद दिलाता हूँ कैटलिस्ट की, आपने 10th में सीखा था वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाना, हाइड्रोजिनेशन। तो हम क्या करते थे, उसके अंदर एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते थे, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लैटिनम या पैलेडियम। लिखते थे ना एरो पे, निकिल, प्लैटिनम या पैलेडियम, ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या बन जाता था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता था। दिस इज़ द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है। उसमें ये जो निकिल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, इनमें से कोई एक यूज़ करते थे तो ये क्या होता था? कैटलिस्ट। तो आप देखिए निकिल भी डी ब्लॉक का ही होता है, प्लैटिनम भी डी ब्लॉक में ही पाया जाता है और पैलेडियम भी डी ब्लॉक में ही पाया जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छे कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं तो इसका रीज़न आगे बताऊंगा। जनरली अभी ये बात इतना समझिए कि इनकी सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे ये सरफेस एरिया, रिएक्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और रिएक्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने से ये एज अ कैटलिस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात डी ब्लॉक के लिए आप नोट बना के लिखिए, दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को, सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन बोला जाता है। बच्चों ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि डी ब्लॉक के मैक्सिमम मेटल्स की जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डी ब्लॉक में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। ट्रांजिशन मेटल से ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। दूसरा, ये ट्रांजिशन शो करते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ में गैप लाते हैं, है ना, वेरिएशन लाते हैं, तो इसलिए भी इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। किन को नहीं बोला जाता डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट? तो जिंक, कैडमियम और Hg ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो कहलाते हैं, ये डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं, जिंक, कैडमियम और Hg, यानी 12th ग्रुप के एलिमेंट को ट्रांजिशन नहीं बोला जाता। ये भी आपको याद रखना है। सारे एलिमेंट को ट्रांजिशन बोला जाएगा, इनको ट्रांजिशन नहीं बोला जाएगा। तो इनको ट्रांजिशन इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि जब इनकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो इनमें पेयरिंग हो जाती है, और अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं तो जिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को ट्रांजिशन बोला जाता है। अदरवाइज जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, उनको ट्रांजिशन नहीं बोला जाता, वो केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और जिंक, कैडमियम और Hg में क्या होता है? इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, ये केवल डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो इस तरीके से डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ पूरी होती है। एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी कोई खास ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ को। देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ। आपने ये प्रॉपर्टीज़ देख ली होंगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग चलिए डी ब्लॉक को भी अब यहाँ फिल कर लेते हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं। डी तो हमने देख लिया, सॉरी। अब हम देखेंगे यहाँ पर एफ ब्लॉक, ठीक है। जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, खास ज़्यादा जिक्र नहीं है, आपके सिलेबस में कोई कंपाउंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले एफ ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बनता है n-2 F 1 to 14, ठीक है, n-1 D 0 to 1 और ns2, ठीक है। और सॉरी, मैंने यहाँ सारे कॉन्फ़िगरेशन मिटा दिए, तो मैं लिख देता हूँ। एस ब्लॉक के लिए था ns2, पी ब्लॉक के लिए था ns2 np 1 to 6, डी ब्लॉक के लिए क्या था बच्चों? n-1 D 0 to 10, n-1 T, सॉरी 0 to 10 कह रहा हूँ, 1 to 10, और ये था n-1 D 0 to 10, और ये क्या था? ns1 to 2। और अगर हम यहाँ एफ ब्लॉक का भी लिखें तो ये हो जाता है आपका n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1 और ns2, ठीक है। तो ये है एस ब्लॉक, ये है आपका पी ब्लॉक, ठीक है। ये मैं चारों यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? ये डी ब्लॉक, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट 1 नंबर में यही पूछ लिया जाता है, 1 से 2 नंबर में, कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार, ये तो आसान है, ये थोड़े से आपको याद हो गए, ठीक है। तो एफ ब्लॉक हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो जनरली अभी हम एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिखेंगे, बस
दो चार खास प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक, क्योंकि देखिए एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक में सॉफ्ट मेटल्स हैं, इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हैं, डी में हैवी मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक में क्या है, तो एफ में भी हैवी मेटल्स होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होती हैं। तो मैं वन बाय वन इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता लग गया। दूसरा, दे आर हैविंग हैवी मेटल्स। अब कहीं अगर हैवी मेटल्स हैं तो इन मेटल्स का भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। जनरली दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है तो क्या होते हैं, दे ऑल्सो फॉर्म, ये मैक्सिमम डी ब्लॉक जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वही करते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड ऑल्सो, चलो इसको इसी में कवर कर लेते हैं, ऑल्सो फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये कलर्ड कंपाउंड को भी शो करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो दे शोज़, डी ब्लॉक में भी एक प्रॉपर्टी हम कवर कर सकते हैं, दे शोज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर नहीं करी है, मुझे याद आया शायद नहीं करी, तो दे शोज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे ऑल्सो शोज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ करते हैं इनको। दे ऑल्सो यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ किया जाता है बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शन में। और लास्ट प्रॉपर्टी है इनके लिए कि दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ये नेचर में कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। तो मैक्सिमम डी ब्लॉक वाली प्रॉपर्टीज़ हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रेडियो एक्टिव। तो एफ ब्लॉक में मैक्सिमम एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की मैक्सिमम सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम पेरियोडिक ट्रेंड्स को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक देखिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।